हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, जो इम्प्लांटेशन होती है, oogenesis होता है, उसके बारे में पढ़ा था। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या था कि जब मेल और फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन होने के एक हफ्ते बाद, 1 वीक के बाद क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या, जो जायगोट बना है वो यूट्रस की वॉल पे आके इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद क्या, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड क्रॉनिक विलाई। क्या बोल रहे हैं कि जब इम्प्लांटेशन हो चुकी है, इम्प्लांटेशन अगर डायग्राम हम बनाए, जैसे ये बोल रहे हैं कि ऐसे एक वॉल है, उस वॉल को क्या बोला था हमने, ट्रोपोब्लास्ट। इस ट्रोपोब्लास्ट में क्या थी, इस ट्रोपोब्लास्ट में ऐसे नंबर ऑफ सेल्स थी, ब्लास्टोसाइट अरेंज थी। अब बोल रहे हैं कि जब इम्प्लांटेशन हो चुकी है, भाई अब तो कंफर्म है, जब इम्प्लांटेशन हो चुकी है तो ये जो ऊपर की लेयर है ट्रोपोब्लास्ट, उसको बोल रहे हैं, ये लेयर क्या करेगी, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी, पूरी की पूरी लेयर। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बनी है उसी को बोल रहा है क्रॉनिक विलाई। ठीक है, आगे क्या है, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood। मैटरनल ब्लड और यूट्राइन टिश्यू, इसका क्या मतलब है, जो लेयर बनी है, अगर हम उसको ऐसे ही बना दें, ये बन गई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं क्रॉनिक विलाई। अब क्रॉनिक विलाई के अंदर क्या है, जो हमारे ब्लास्टोसाइट है, मोरूला है, वो आप डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद क्या है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है, यह यूट्रस के अंदर, सारा का सारा जो पोर्शन है किसके अंदर है, यूट्रस के अंदर है। अब यूट्रस के ऊपर क्या है, हम इसका अलग से ही डायग्राम लेते हैं। क्या देखो, जैसे हमारे पास ये यूट्रस की वॉल है। अब बोल रहा है कि क्या हो रहा है कि जो इम्प्लांटेशन होने के बाद ये है उसका इस्थेमस पार्ट, हाँ इस्थेमस पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इस्थेमस पार्ट पे क्या हुआ, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोल दिया क्रॉनिक विलाई। क्रॉनिक विलाई, इस क्रॉनिक विलाई के अंदर क्या है, जो सेल्स थी वो क्या कर रही थी, अपने आप को इंक्रीज कर रही थी, जो ट्रोपोब्लास्ट सॉरी जो क्या हुई थी, ब्लास्टोसाइट जिनको बोला था। अब क्या बोल रहा है, ये जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस में क्या है, इस यूट्रस के अंदर एक चीज बनेगी, एक कैविटी बनेगी, सॉरी इसका नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा जैसे आप ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो, अगर मैं ऐसे प्रोजेक्शन बना दी, ओके, अब इस प्रोजेक्शन में क्या, ऐसे एक और फिंगर मतलब फिट कर दो हम, बिल्कुल ऐसे जैसे फिट हो जाती है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनके अंदर ऐसे ही कैविटी फिट होती है, उस कैविटी को बोलते हैं प्लेसेंटा। अब जो ये स्पेस बच गया इसके अंदर, इस स्पेस में क्या होता है, इस स्पेस में होते हैं ब्लड कैपिलरीज, स्पेस में होते हैं ब्लड कैपिलरीज, जिसमें क्या, इसमें ब्लड भरा होता है। तो प्लेसेंटा समझ आ गया इसको, प्लेसेंटा क्या होता है, जो क्रॉनिक विलाई है उसके ऊपर क्या होता है, कंपैक्टली अरेंज्ड पैक्ड होता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्या होता है, टोटली कवर करता है क्रॉनिक विलाई को। आइए चलते हैं एनसीईआरटी पे। The chronic villi and uterine tissue become the interdissecated। मतलब क्या है, जो chronic villi है और जो uterine tissue है वो क्या होंगे, ऐसे क्या होंगे, interdissecated हो जाएंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, और एंड jointly form a structural and functional unit between the developing embryo या जो फिटस है एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की डेफिनेशन दे इसने कि प्लेसेंटा क्या है, कि क्रोनिक विलाई के साथ और यूट्राइन टिश्यू
दोनों आपस में क्या है, इंटरडिजिटेटेड हैं एक दूसरे के साथ, और वो ज्वाइंट करके बना रहे हैं एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। वो ज्वाइंट करके बना रहे हैं एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, जो क्या, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो और जो मैटरनल बॉडी है, जो मदर की बॉडी है, दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ के रखता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। फिगर 2.21 में देखते हैं कहां दिखा रखा है। हाँ, ये रहा फिगर 2.21, प्लेसेंटल विलाई। अब देखो ये जो है, ये पूरी क्या है, क्रोनिक विलाई है, ये वाली क्रोनिक विलाई है। इस क्रोनिक विलाई में क्या फिट है, ऐसे फिट है प्लेसेंटल विलाई। ओके, और ये जो पूरी यहाँ पे रेडनेस देख रहे हो, ये है कैविटी ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस की कैविटी और जो एम्ब्रियो बना है वो दोनों कनेक्टेड है विद द किसके, प्लेसेंटा के। आइए आगे पढ़ते हैं। The placenta facilitates to supply the oxygen and nutrients to the embryo and also removal of the carbon dioxide excretory product material produced by the embryo। आप बोल रहे हैं कि प्लेसेंटा क्या काम है। अब देखो प्लेसेंटा के अंदर जो लंग्स होते हैं क्या वो फंक्शनल होते हैं? नहीं, जो बेबी होता है वो बाहर आके ही अपनी पहली ब्रीथ लेता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, तो जो ऑक्सीजन मदर ले रही है तो क्या है, वो फिटस तक भी पहुंचनी चाहिए। फिटस उसके क्या देता है, इन रिटर्न वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कौन करवाता है, प्लेसेंटा करवाता है बेबी के अंदर। और प्लेसेंटा क्या फंक्शन है, जो भी वेस्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, जो भी एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर रहा है, जो फिटस प्रोड्यूस कर रहा है, उनको बाहर किसके थ्रू निकालते हैं, थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड व्हिच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस टू फॉर्म द एम्ब्रियो। अब जो प्लेसेंटा है, ये जो प्लेसेंटा दिखाई दे रही है आपको, ये प्लेसेंटा आप देखो, ये क्या है, फीटस है। अब जैसी सेल्स होती हैं, जैसे हमारे पास जो क्या हुई थी, जो इम्प्लांटेशन हुआ था, इम्प्लांटेशन में क्या था, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स थी 2, 4, 8, ठीक है, 16, 32, ये ऐसी सेल्स थी। ये ऐसी सेल्स क्या करेंगे, ऐसी सेल्स आगे डिवाइड होके ऐसा एक फिटस बनाएंगी, फर्स्ट मंथ के ही अंदर फिटस बनाएंगी, और ये फिटस क्या है, जो पूरा एम्ब्रियो उसमें भर जाता है और जो प्लेसेंटा वो ऊपर रह जाती है। तो क्या होता है, जो फिटस को और प्लेसेंटा को कनेक्ट करने के लिए जो लेयर होती है उसको बोलते हैं, उस वेसल्स को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, इस कॉर्ड में बहुत सारी वेसल्स होती हैं जो बेबी को क्या है, न्यूट्रिशन, फूड्स और जो वेस्ट है वो ट्रांसफर करवाती है। मतलब मदर और जो मैटरनिटी ब्लड है और जो फिटस है उसको कनेक्ट कौन करता है, प्लेसेंटा से, अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट क्या है, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोला है, एंडोक्राइन टिश्यू बोला है। एंडोक्राइन क्या होता है, जो हार्मोन्स को रिलीज करती है। तो प्लेसेंटा क्या है, एक एंडोक्राइन टिश्यू भी है जो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज कर रही है। कौन से हार्मोन, HCG, याद रखना है आपने, HCG। HCG क्या होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। आगे क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब क्या है, ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, जो लैक्टोजन हार्मोन है, क्या कराता है, ये ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सिक्रीशन का काम कराता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो हार्ट वगैरह बनेंगे उनकी फंक्शनिंग ये करवाएंगे। ओके, प्रोजेस्टेरोन आपको पता ही है क्या क्या काम था प्रोजेस्टेरोन का, जो कॉर्पस लुटियम से आ रहा था वो क्या करा रहा था, वो यूट्रिन्स की जो वॉल है वो सेट होने से बचा रहा था, उसको क्या बना रहा था, उसको कंप्लीटली थिक बना रहा था। इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, एक हार्मोन आएगा जो प्रेगनेंसी के बिल्कुल लेटर फेज में आएगा, लास्ट में आएगा, उसका नाम है हार्मोन का रिलैक्सिन। क्या नाम है उस हार्मोन का, रिलैक्सिन। इट इज आल्सो स्क्रीटेड बाय द ओवेरी, जो कौन स्क्रीट करेगा, ओवेरी स्क्रीट करेगी। रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम है, जो हमने प्यूबिक सिम्फाइसिस पढ़ा था, अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम याद हो, ब्लैडर के आगे क्या थी, एक प्यूबिक सिम्फाइसिस थी ऐसे, ये क्या होती है, कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं, ये बोन्स का जो पेल्विक बोन होती हैं। तो जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस इसको क्या करेगा, रिलैक्स करवाएगा, इसको क्या करवाएगा, रिलैक्स करवाएगा। रिलैक्स करवाने से क्या होगा, जो यूट्रस है, जो यूट्रस वो अपनी शेप ले सके, और शेप लेने से जो यूरिनरी ब्लैडर होता है फीमेल का, उस पर प्रेशर ना आए। तो ये काम रिलैक्सिन का होता है। आगे क्या है, लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन द वीमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये नोट करने की बात है कि सिर्फ ऐसे हार्मोन है ये, कौन से HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, जब किसी वीमेन में तब प्रोड्यूस होते हैं जब कोई वीमेन क्या है, वो प्रेग्नेंट है। In addition, during the pregnancy,
the level of the other hormones like estrogen, progesterone, cortisols, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood. अब कुछ एग्जांपल्स दे रहा है, हॉर्मोन्स के नाम बता रहा है कि ये हॉर्मोन्स हैं जो क्या होते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होते हैं, इनका लेवल्स बढ़ जाता है। जैसे फर्स्ट है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का फंक्शन हमने पढ़ लिया, प्रोजेस्टेरोन का पढ़ लिया है। कोर्टिसोल्स क्या होते हैं, कोर्टिसोल्स आर द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, कोर्टिसोल क्या होते हैं, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। अब कोई भी वीमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, उसको ग्लूकोज हमसे डबल चाहिए, तो क्या करते हैं, जो कोर्टिसोल है वो कहीं से भी ग्लूकोज लेके आते हैं, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब जेनेसिस का मतलब क्या बताया था हमने, फॉर्मेशन। ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाते हैं। अगर ग्लूकोज कहीं भी नहीं मिल रही ना, तो बॉडी में जो भी लिपिड प्रेजेंट है, बॉडी में जो भी लिपिड प्रेजेंट है और क्या फैट प्रेजेंट है, तो उनको तोड़ के उनमें से क्या निकालते हैं, ग्लूकोज निकाल के आते हैं। क्योंकि फीमेल्स को क्या चाहिए, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज। जो कौन सा हार्मोन करता है, कोर्टिसोल। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो स्पेशली किसके लिए होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनमें क्या मिल्क की प्रोडक्शन के लिए होता है। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कमी, हाइपो का मतलब होता है कि कमी, की किसी लेडीज के अंदर हाइपो मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, तो उसके अंदर जो फिटनेस होगा, वो फिटनेस कैसा होगा, उसका आईक्यू लेवल बिल्कुल कम होएगा, ब्रेन उसका डेवलपमेंट बिल्कुल कम होएगा, वो गूंगा वगैरह ही हो सकता है। तो ये किसके वजह से होगा, ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसलिए क्या करता है, बॉडी में जो ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ा देती है, जिससे जो फिटनेस है उसकी ग्रोथ पे कोई भी असर ना पड़े, कोई भी साइड इफेक्ट उसकी ग्रोथ पर ना पड़े। ओके, नेक्स्ट है increased production of these hormone is essential for the supporting the fetal growth, metabolic change in the mother and the maintenance of the pregnancy। जो ये हॉर्मोन्स आ रहे हैं बॉडी में, फीमेल की बॉडी में आ रहे हैं, ये क्यों जरूरी हैं, ताकि जो फीटल ग्रोथ है, जो फीटल की ग्रोथ है, एम्ब्रियो की, जो एम्ब्रियो बना है, जो एम्ब्रियो बना है उसकी ग्रोथ का जो उसका मेटाबॉलिज्म है, जो ग्रोथ है, वो क्या उसकी मेंटेन रहे, जो प्रेगनेंसी वो वेल मेंटेन रहे, तो उसके लिए जो हार्मोन्स है ये बॉडी सिक्रीट करती है। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल्स मास, इसको बोला है एम्ब्रियो बोला, वो डिफरेंशिएट होता है इनटू द आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर एंडोडर्म। एक बार हम डायग्राम समझ लेते हैं पहले। ये हमारे पास क्या है, ह्यूमन फीटस का डायग्राम है विद द यूट्रस। अब क्या है, आप क्रोनिक विलाई समझ आ गया था, क्रोनिक विलाई में क्या है, इंटीग्रेटेड है, प्लेसेंटा इंटीग्रेटेड है, ऐसे। अब ये जो पूरी रेड कलर देख रहे हो, इसको बोलते हैं अपन यूट्राइन कैविटी। अब हमारा ये जो यूट्रस है, इसके अंदर होती है और भी कैविटी। फर्स्ट है एमनियन, एमनियन कैविटी या एमनियोटिक कैविटी, और एक होता है इसके अंदर यॉक सैक। ये जो छोटी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये कुछ नहीं होती, ये वेस्टिजियल होती है। वेस्टिजियल कैसे होती है, अगर ये वेस्टिजियल, तो इसका मतलब क्या है, हमें अभी तो आई नहीं, कहीं पहले से आई होगी। तो जो रेप्टाइल होते हैं, एम्फीबियन होती है, फिशेस होती है, उनके अंदर क्या था, जो एग बनता है। अब एग के अंदर क्या है, जो ये सील्ड बनती है ना, सॉरी ऊपर वाली सील्ड है, अब इसके अंदर क्या एम्ब्रियो बन रहा है। अब एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये योक सेल होता है, योक सैक होता है, जो क्या देता है, जो इस एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। जो एग खाते हैं उनको तो पता होगा, ये येलो कलर का सबस्टांस होता है, जिसके अंदर हाईली क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, हाईली प्रोटीन होता है। तो ये क्या करवाता है, ये जो एग है, इसके अंदर जो बना है एम्ब्रियो, उसको क्या दे रहा है, इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। और न्यूट्रिशन देने से इस एग का जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो एक कैविटी है एलेंटियन, उसमें अपना जो वेस्ट है वो छोड़ रहा है। तो योक सैक वहीं से आया है। ओके, एमनियन कैविटी होगी, और क्या है, कैविटी ऑफ द यूट्रस हो गया, प्लग ऑफ म्यूकस, ये सर्विक्स है। अम्बिलिकल कॉर्ड हमने पढ़ लिया था, जो क्या कर रहा है, प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट कर रहा है। एमनियोटिक कैविटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है, उस फ्लूइड का नाम है
उस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, ये फ्लूइड क्या होता है? अब जितने भी वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जैसे लंग्स है, लंग्स के इर्द गिर्द क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन के अंदर क्या होता है? ब्रेन के अंदर फ्लूइड है, उसका नाम है सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्यों होता है? जैसे एमनियोटिक फ्लूइड क्यों होता है? ये जो पूरी कैविटी आप देख रहे हो, इसके सराउंडिंग, इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। इस कैविटी में होता है फ्लूइड फिल्ड। क्यों होता है? क्योंकि जो छोटा मोटा शोक लगता है मदर को, जो छोटा मोटा शोक लगता है, वो शोक फिटस तक ना जाके यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है, जो बच्चे को क्या रखता है? सेफ रखता है। तो ये कौन रखता है? ये एमनियोटिक फ्लूइड रखता है। ओके, इसका आगे एक टेस्ट भी होता है एमनियोटिक, उस टेस्ट को बोलते हैं एमिनोसिंथेसिस। एमिनोसिंथेसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स है वो एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्ट आउट करते हैं और उससे बेबी का सेक्स पता लगाते हैं। ये आजकल इंडिया में बैन है, ठीक है। जिससे क्या होता था, इससे बेबी का सेक्स पता लगा है, अगर वो मेल चाइल्ड है तो उसको क्या अबॉर्शन करवा देते थे। तो क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने? अभी बैन कर रखा है। तो आप जब भी कभी हॉस्पिटल्स या अल्ट्रासाउंड सेंटर में विजिट करते होगे तो आपको कंप्लीटली बोर्ड लिखा मिलेगा, एमिनोसिंथेसिस प्रोहिबिटेड हियर। तो वो इसलिए है क्योंकि इससे क्या होने लग गए थे? इसका दुरुपयोग होने लग गया था। अब बोल रहे हैं आगे, क्या बोल रहे हैं? जब इम्प्लांटेशन हो चुकी है, इम्प्लांटेशन कैसी हुई थी? ये यूट्रस की वॉल है, यूट्रस की वॉल पे आके क्या ट्रोपोप्लास्ट लेयर ऐसे इम्प्लांट हो गई थी। इस ट्रोपोप्लास्ट लेयर में क्या थी? नंबर ऑफ सेल्स थी। अब बोल रहा है कि इमीडिएटली इम्प्लांटेशन होने के बाद जो इनर सेल मास है, ये एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो फर्दर से डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। डिवाइड तो हो ही रहा था ऊपर से आके, लेकिन और भी डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट कर देता है। और डिफरेंशिएट स्टार्ट होने के बाद ये डिवाइड हो जाता है लेयर्स के अंदर। कौन सी लेयर? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और थर्ड वाली है मीजोडर्म। एनसीईआरटी में गिवन है, ये पढ़ेंगे हम। ओके, चलते हैं आगे कि इम्प्लांटेशन हो चुकी है, जो एम्ब्रियो वहां पे इम्प्लांट हुआ तो वो क्या होना स्टार्ट हो गया? उसमें डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर लेयर्स के अंदर। अब जो आउटर लेयर होगी उसकी, उस आउटर लेयर को बोलेंगे अपन एंडोडर्म, और जो इनर लेयर होगी, सॉरी एक्टोडर्म, और इनर लेयर को बोलेंगे अपन एंडोडर्म। और क्या है? अब मीजोडर्म soon appear between the ectoderm और mesoderm। अब बाहर वाली हो गई एक्टोडर्म, अंदर वाली हो गई एंडोडर्म, उसके बीच की जो लेयर हमें दिखेगी उस लेयर को बोलेंगे अपन मेसोडर्म लेयर। अब ये लेयर क्या होती है? जो ये लेयर है ना, ये ऑर्गन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। पहले कौन सी थी? एक्टोडर्म। पहली जो लेयर है वो है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म लेयर क्या बनाती है? एक्टोडर्म लेयर फीटस के अंदर बनाती है नर्वस सिस्टम। या और बहुत जो भी एसेंशियल ऑर्गन है वो बनाते हैं। आगे जो क्या है मीजोडर्म। आपने 10th क्लास में हार्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें पहली ही लाइन है हार्ट के बारे में, हार्ट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। तो मीजोडर्म क्या बनाती है? हार्ट बनाती है। और क्या? लंग्स भी बनाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या आती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और जितने भी मेजर ऑर्गन हैं, वो कौन बनाती है? मेसोडर्म बनाती है। थर्ड है एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या बनाती है? ये हमारा पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारी ग्लैंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर, पैनक्रियास। तो ये जो तीनों लेयर हैं ऐसे, अब जो एक लेयर है वो अपने अपने फंक्शंस को बनाती रहती है, हमें पता नहीं चलता। जो एक्टोडर्म अपना काम कर रही है, मेसोडर्म अपना काम कर रही है, एंडोडर्म अपना काम कर रही है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। इस पूरे जो टॉपिक है इसको बोलेंगे हम क्या? ऑर्गेनोजेनेसिस। आइए एनसीईआरटी पे चलते हैं फिर से। क्या बोल रहे हैं कि अब जो क्या था एम्ब्रियो था, उसकी इम्प्लांटेशन हो चुकी है। वो इम्प्लांटेशन होने के बाद लेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और
हाँ ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, दीज थ्री लेयर गिव राइज ऑल द टिश्यू या ऑर्गन टू अडल्ट। अभी तीनों लेयर ही क्या बनाएंगी, ये ऑर्गन्स बनाती हैं। इट नीड टू बी मेंशन्ड here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells have the potential to give rise to all tissues and organ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया लाइन लिखी है। इसका मतलब क्या है कि जो तीन लेयर है वो क्या बना रही है, वो तीनों लेयर अपने अपने ऑर्गन बना रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि ये मेंशन करना जरूरी है, जो इनर सेल मास था इसको एम्ब्रियो बोला था, उसके अंदर होती है स्टीम सेल्स। स्टीम सेल्स क्या होती है, इसको स्टीम सेल या टोटीपोटेंट सेल। ये क्या होती है, जो बोल रहा है जो इनर सेल मास है, जो एम्ब्रियो है वो क्या बना रहा है, वो स्टीम सेल भी बना रहा है साथ में, और उनको बोल रहे हैं टोटीपोटेंट सेल। ये क्या होते हैं, अब जैसे ये हो गया ऊपर की क्या क्रोनिक विलाई, और ऊपर हो गया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है क्या अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है क्या जो एम्ब्रियो है फिटस है वो। अब ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है ना, ये क्या करता है, इसके अंदर ये क्या रखता है, प्रिजर्व रखता है, जो स्टीम सेल्स हैं उनको क्या रखता है, प्रिजर्व रखता है, बचा के रखता है। तो बॉडी में ना सिस्टम है कि वो जो सेल्स होती हैं उनको बोले स्टीम सेल, जो स्टीम सेल्स है उनको बचा के रखता है कि कहीं भी कुछ भी हानि हुई ना तो इन स्टीम सेल से उठा के बॉडी को वो ऑर्गन वो पूरा कर देंगे। अब क्या होने लगा है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं या जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अगर बेबी की डिलीवरी हुई है, ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, बोलते हैं उसको कि बेबी कम्स आउट फ्रॉम द वेजाइना से निकल गया है, उसके बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है प्लेसेंटा है यूट्रस उसको भी बाहर निकाल देता है। लेकिन आजकल क्या होने लगा है, जो पेरेंट्स है जो उनका कॉर्ड है उसको क्या स्टोर करवा के रखने लग गए हैं। वो बोल देते हैं कि आप भाई इनको स्टोर कीजिए, तो वो क्या करते हैं -194 डिग्री पे वो क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं इस क्या अम्बिलिकल कॉर्ड को, क्योंकि उसमें क्या होती है, उसमें होती है टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल क्या होती हैं, टोटीपोटेंट वे सेल्स होती हैं जिनसे बॉडी का ऑर्गन बनता है। तो इन सेल से बॉडी का कुछ भी ऑर्गन क्या होता है, बन सकता है। तो फ्यूचर के लिए वो क्या करवाते हैं, उस ऑर्गन को स्टोर करवाते हैं कि कहीं अगर दुर्भाग्य से उनका एक्सीडेंट वगैरह होता है, कोई भी ऑर्गन का लॉस हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, उन स्टीम सेल्स को उस एरिया में डाल देंगे। उस एरिया से क्या होगा, जिस ऑर्गन का भी डैमेज हुआ था वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, दोबारा से बन जाएगा। तो यह है टोटीपोटेंट सेल। तो क्या है, हमारी बॉडी भी ऐसी सेल्स को क्या रखती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल को स्टोर करके रखती है। आगे क्या है, व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट द वेरियस मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। अब बोले कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, प्रेगनेंसी पर स्टार्ट हो चुके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, इसमें क्या हो रहा है ये पढ़ते हैं। ये बोल रहा है जो ह्यूमन प्रेगनेंसी वो होती है लास्ट 9 मंथ्स के लिए। डू यू नो हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट फॉर द डॉग्स में पूछ रहा है, डॉग्स में कितने होते हैं, मे बी 3 मंथ, एलिफेंट में अपने से डबल होती है 18 महीने के लिए, कैट्स में भी नियर अबाउट 3 मंथ होती है, और फीमेल ह्यूमन के अंदर होती है 9 मंथ। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, क्या प्रेगनेंसी 1 महीने की हो चुकी है तो जो एम्ब्रियो है उसका हार्ट बन चुका है पहले महीने के अंदर। तो क्या करते हैं, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस में बी नोटिस्ड बाय द लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप बाय द बोल रहा है कि जो पहला मंथ है प्रेगनेंसी का उसके अंदर बनता है जो फिटस उसका हार्ट बनता है, क्या बनता है, उसका हार्ट बनता है। ये कैसे पता लगाते हैं, नोट करते हैं डॉक्टर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हार्ट की साउंड को सुनता है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो उससे क्या करते हैं, उससे नोटिस करते हैं लिसनिंग, अगर फर्स्ट मंथ है, ठीक है, बेबी का फर्स्ट मंथ है तो अल्ट्रासाउंड तो करवा नहीं सकते क्योंकि क्या एम्ब्रियो बिल्कुल छोटा है, तो उससे जो रेडियस है वो पास करवाना हानिकारक होता है। तो फिर क्या कराते हैं, तो डॉक्टर सब वो स्टेथोस्कोप से उसको चेक करते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, अब क्या सेकंड मंथ खत्म हो चुका है प्रेगनेंसी का, तो उसमें क्या जो फीटस के लिम्स है, जो हाथ पैर हैं, वो भी बनना स्टार्ट हो चुके होते हैं सेकंड मंथ के एंड में। अब है बाय द एंड ऑफ 12 वीक, मतलब 12 वीक का मतलब क्या है, कितने महीने होगा, 4 से 12, 3 महीने हो गए, मतलब क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। कौन से, जैसे जो हाथ पैर बनने स्टार्ट हुए थे वो कंप्लीट बन चुके हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया बनना स्टार्ट हो जाता है, और
इंजेक्शन जेनेटिली वो वेल डेवलप हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। इसलिए क्या होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उनसे बेबी का पता चल जाता है आइदर क्या वो मेल है या फीमेल है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो क्या ये बात रिवील नहीं करते हैं, क्योंकि उनको रिवील करना अलाउ नहीं है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वो क्या करते हैं, जो पेरेंट्स है वो अपने बेबी का जो जेंडर है उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन अपने पे यहाँ क्या है, अगर पता चला कि वो बेबी गर्ल है तो उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। इसलिए क्या होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बेबी के सेक्स का पता तो चल जाता है, बट जो डॉक्टर्स है वो रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, आपने भी रिवील नहीं करना अगर आप आगे डॉक्टर बन रहे हैं फर्दर। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द fetus appearance of the hair on the head are usually observed during the 5th month। 5वें महीने में जाके पता चलता है कि बेबी के जो हेयर्स हैं वो क्या हो गए हैं, वो हेड पे ग्रो हो चुके हैं। एंड बाय द एंड ऑफ अबाउट द 24 वीक एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या पता चलता है, द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर एंड आईलिड्स आ जाते हैं, आईलैशेस आ जाती हैं, आईलैशेस बन जाती हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तो फिटस है जो बेबी है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है और फिर वो तैयार आ जाता है बाहर आने के लिए। ठीक है, रेडी फॉर द डिलीवरी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है पार्चुरेशन। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ टर्म पढ़ी थी हमने, फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस और क्या था, इंसेमिनेशन था, गेस्टेशन पीरियड था। जो गेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ का होता है, हम अभी पढ़ के आए हैं। उस गेस्टेशन पीरियड के बाद 9 मंथ के बाद आते हैं एक टर्म्स को बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब क्या है, डिलीवरी। ये बोल रहे थे एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द फीमेल प्रेगनेंसी 9 मंथ। अभी पढ़ के ही आए हम कि जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो 9 मंथ है, उसको बोलते हैं अपन गेस्टेशन पीरियड, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। उसके बाद क्या है, विगरस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस at the end of the pregnancy cause expulsion delivery of the fetus। क्या बोल रहे हैं कि जब गेस्टेशन पीरियड पूरा हो चुका है, 9 महीने पूरा हो चुके हैं, फिर क्या आएगा, एक कॉन्ट्रैक्शन आता है, बहुत ही विगरस कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। कहां से, यूट्रस से आता है। कब, जब प्रेगनेंसी क्या हो चुकी है, 9 महीने पूरे हो चुके हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, उससे क्या होगा, उससे बेबी का एक्सपल्जन होगा, उसकी डिलीवरी होगी, किसकी, फीटस की। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि डिलीवरी ऑफ द फीटस और चाइल्ड बर्थ कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है, चाइल्ड बर्थ को पार्चुरेशन बोलते हैं, बेबी की डिलीवरी को पार्चुरेशन बोलते हैं। कब, एट द एंड ऑफ द 9 मंथ। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये क्या होता है, जो ब्रेन्स के अंदर न्यूरॉन्स होती है ना, वो सिग्नल, वो क्या भेजती है, सिग्नल भेजती हैं। सिग्नल कब भेजती हैं, एक रिफ्लेक्स होता है, उसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये क्या होता है, द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। अब क्या होता है, जब बेबी पूरा कंप्लीट डेवलप हो चुका है तो वो क्या करेगा, उससे और प्लेसेंटा से एक सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास। क्या जाएगा, ब्रेन के पास एक सिग्नल जाएगा, हाँ, इंड्यूस द माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या जाएगा, ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, फिर ब्रेन क्या करेगा, एक रिफ्लेक्स भेजेगा। रिफ्लेक्स में क्या होगा, एक बार पढ़ लें इसको, सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। की जो सिग्नल्स है, पार्चुरेशन का सिग्नल्स वो ओरिजिनेट होता है कि जो डेवलप बेबी है उससे और जो प्लेसेंटा है उससे, जिससे क्या होगी, जिससे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो फीटल है वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपल्स हो जाएगा फ्रॉम द वेजाइना। अब क्या बात थी, अब बात थी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म की। ये क्या था कि जो प्लेसेंटा है और जो फीटल जो डेवलप हो चुका है उसने ब्रेन के पास सिग्नल भेजा। अब ब्रेन क्या करते हैं, ब्रेन अब क्या करेगा, ब्रेन जो मैटरनल होती है, जो फीमेल होती है, उसके अंदर होती है उसकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्या है, वो एक रिफ्लेक्स भेजेगी और वो सिक्रीट करवाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आके वो भी क्या करवाएगा, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन करवाने के साथ साथ ये और भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करने को बोलता है, और भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करने को बोलता है। दिस ट्रिगर रिलीज द ऑक्सीटोसिन। अब जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ उससे क्या होगा, उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। कहां से रिलीज होगा, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब क्या होगा, जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया है
वो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल्स, यूट्राइन मसल्स को एक्ट करेगा, एक्ट करने के बाद क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन होगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के अंदर, जिससे क्या होगा, जो अब ऑक्सीटोसिन आया उसने क्या किया, उसने बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन किया और साथ में उसने और भी स्टिमुलेशन किया कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन हो। फिर क्या होगा, साइमल्टेनियसली द रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन, अब जो इनका जो रिफ्लेक्स है वो चलता रहता है कि और भी ऑक्सीटोसिन आए और ऑक्सीटोसिन आके यूट्रस में क्या करवाए, कॉन्ट्रैक्शन करवाए, जिससे क्या होता है, उससे एक रिजल्ट आएगा किसमें, उसमें क्या रिजल्ट आएगी, और भी ज्यादा स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जो और भी ज्यादा स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो बेबी है वो एक्सपल्जन आगे हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है उसकी, ठीक है। दिस लीड टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी, कहां से, थ्रू द बर्थ कैनाल, उस टर्म को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन अगर हम शॉर्ट में कहे तो पार्चुरेशन का मतलब क्या है, डिलीवरी के बाद गेस्टेशन पीरियड के बाद बेबी की डिलीवरी होना। कैसे होती है, जो प्लेसेंटा होता है वो एक रिफ्लेक्स भेजता है ब्रेन के पास, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड से क्रिएट करवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आके यूट्रस पे एक्ट करता है, वो यूट्रस को क्या करता है, और भी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बेबी को पुश करे, और साथ साथ में वो और भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है ताकि स्ट्रोंगर टू स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन हो, जिससे क्या होगा, उस स्ट्रोंगर टू स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, जो बेबी है वो एक्सपेल्ड आउट होता है फ्रॉम द बर्थ कैनाल से, और उसी टर्म को बोलते हैं अपन पार्चुरेशन। इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं अपन न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्या है, सून आफ्टर द इन्फेंट डिलीवर, अब बेबी डिलीवर हो चुका है, अब क्या होता है, जब बेबी डिलीवर हो चुका है कहां से, यूट्रस के अंदर, तो उसका जो प्लेसेंटा मटेरियल बच गया, अम्बिलिकल कॉर्ड बच गया, वो भी क्या हो जाता है, वो भी क्या होता है, एक्सपल्जन आउट हो जाता है। ये बोल रही है द बेबी इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा आल्सो एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द ऑफ द यूट्रस। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू द इंड्यूस्ड डिलीवरी, कि डॉक्टर डिलीवरी करवाने के लिए क्या इंजेक्ट करते हैं, डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं जी क्या, ऑक्सीटोसिन। क्यों क्यों इंजेक्ट करते हैं, फॉर द स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन। स्पेशली एक ब्रांड भी है, उस ब्रांड का शायद नाम है पिकोटिन, पिकोटिन होता है, हाँ शायद पिकोटिन है वो, ठीक है, दैट कंटेन ऑक्सीटोसिन, तो डॉक्टर यही इंजेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, अब जब डिलीवरी हो चुकी है तब फंक्शनल होती है मेमोरी ग्लैंड्स, तब फंक्शनल होती है मेमोरी ग्लैंड, एक हार्मोन सिक्रीट करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, हार्मोन हेल्प इन द मिल्क सीक्रेशन। तो डिलीवरी के बाद द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन, जो मेमोरी ग्लैंड्स उनके अंदर भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तब से ही मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर डिफरेंसेस होना स्टार्ट हो गया, जो एल्वेलाई हैं, जो फैट्स है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू, उनमें क्या होना, डिफरेंस होना स्टार्ट हो गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी खत्म हो गई तब क्या होगा, जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो मिल्क सीक्रेट करना क्या स्टार्ट कर देंगे, और उस प्रोसेस को बोलेंगे अपन लैक्टेशन। तो लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द मेमोरी ग्लैंड्स आर स्टार्ट सीक्रेटिंग द या प्रोड्यूसिंग द मिल्क एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। आगे क्या है, दिस हेल्प इन द मदर इन द फीडिंग, अब क्या है, मिल्क सीक्रेट हो रहा है तो मिल्क क्या सीक्रेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा मदर को कि वो बच्चे को क्या करे, न्यू बॉर्न बेबी उसको फीड करे। ओके, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब क्या था, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि जो लैक्टेशन के स्टार्टिंग वाले डेज हैं, इनिशियल फ्यू डेज हैं, उन फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उस मिल्क को बोल रहे हैं कोलेस्ट्रम। येलोइश कलर का मिल्क होता है, इसको बोलते हैं अपन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो मिल्क पहले कुछ दिनों में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है मेमोरी ग्लैंड से, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। इसके अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक होती हैं, इस कोलेस्ट्रम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक होती हैं, और जो एंटीबायोटिक क्या होती हैं वो इन्फेंट, वो न्यू बेबी के लिए बहुत ही जरूरी है, उसके डेवलपमेंट के लिए और रेजिस्टेंस टू द न्यू बोर्न बेबीज। Breastfeeding during the initial period of the infant growth is recommended by the doctor। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि कम से भी कम 6 महीने तो अपने जो बच्चा है उसको क्या पिलाएं, सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। तो ये बोल रहे हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इनिशियल पीरियड में तो और भी जरूरी हो जाती है। इनिशियल पीरियड का मतलब क्या है, 1 to 2 months,
ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, जो बेबी की ग्रोथ है वो वेल डेवलप होती है। लेकिन अगर बात करें पहले, बिल्कुल पहले ही 1 to 7 डेज के विद इन, नहीं 75 लगा लो आप, उन दिनों में जो मिल्क एक्सक्रीट होता है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, और उस मिल्क को बोलते हैं कोलेस्ट्रम, क्योंकि इस मिल्क में होती है क्या, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो ये जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।